हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आज आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो पेपर के अंदर तुम्हें बहुत अच्छी मार्क्स दिला सकता है। और मैं आपको इस चैप्टर को इस अप्रोच से पढ़ाने वाला हूं कि यहाँ से बच के पेपर में कुछ नहीं जा सकता। चाहे तुम यूपीएससी के हो, पीसीएस के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट हो, मैं जितना यहाँ तुम्हें पढ़ा दूंगा इससे पॉइंट वन बाहर जो है वह क्वेश्चन नहीं आ सकता। बिना बकवास किए हुए हम लोग अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे समझेंगे। तो चलो मैं लेक्चर करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले आज जो हमें लेक्चर पढ़ना है वह है सिटीजनशिप। जो हम आज लोग पढ़ेंगे यह है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को दोस्तों हिंदी में हम लोग कहते हैं नागरिकता। क्या कहते हैं? नागरिकता। ये जो नागरिकता है ये हमारे भारत का जो संविधान है उसके पार्ट 2 में दी हुई है। किस पार्ट में दी हुई है? 2 में। सबसे पहले ये क्वेश्चन याद रखो कि किस पार्ट में नागरिकता दी हुई है, यानी कि सिटीजनशिप दी हुई है। इंग्लिश हिंदी की कोई टेंशन नहीं लेना, पूरा लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा हिंदी में भी होगा, तो कतई कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो नागरिकता है, नागरिकता जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दी हुई है। और इस नागरिकता से जो आर्टिकल डील करते हैं यानी कि वह संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जिनमें नागरिकता के बारे में दिया हुआ है वह हैं आर्टिकल 5 से 11। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बातें हुई हमारी। क्या? अभी मैं ये भी समझाऊंगा नागरिकता कहते किससे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि नागरिकता का संविधान में क्या स्थान है। तो नागरिकता जो है संविधान के पार्ट 2 में दी हुई है। आर्टिकल की बात की जाए तो नागरिकता जो है उसके विषय में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमें बताते हैं। अब बात आती है कि नागरिकता होती क्या है। समझ में आता आप लोग? नागरिकता जो है वह होती क्या है। सिटीजनशिप हम लोग किससे कहते हैं? देखो कोई भी देश सही, से फॉर एग्जाम्पल भारत, इसकी जो पॉपुलेशन होती है, इसकी जो जनता होती है, हम इसकी जनता जनार्दन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जनता जो होती है, एक जो पॉपुलेशन होती है उसे हम कहते हैं सिटीजन यानी कि नागरिक। दूसरी जो जनता होती है उसे हम दोस्तों कहते हैं एलियन। क्या बोलते हैं? एलियंस। अब यहाँ पे ये जो एलियन है ना, ये आप वह मत समझ लीजिएगा पी के मूवी वाला, ठीक है। यहाँ पे वह एलियन नहीं है जो दूसरे प्लेनेट से आता है। एलियन को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में दोस्तों हम लोग एलियन के लिए कहते हैं विदेशी। क्या बोलते हैं? विदेशी। सिटीजन के लिए बात करें तो हिंदी में कहते हैं नागरिक। तो नागरिक सही या फिर एलियन यानी कि विदेशी सही, इन दो नो को मिला के एक देश की जनता बनती है। देश की जनता में जो नागरिक होते हैं वह ज़्यादा होते हैं विदेशियों से यानी कि एलियन से। यहाँ पे जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ एलियन, उसका मतलब है हिंदी में विदेशी। और आप लोग इस स्टैंडर्ड पे आज आ चुके हैं कि आप विदेशी को आराम से समझ सकते हैं क्या है। नहीं समझ पा रहे हैं मैं और क्लियर कर देता हूँ। सिटीजन हम लोग उनसे कहते हैं जो कि संविधान के दिए हुए जितने भी राइट्स होते हैं सबको दोस्तों एंजॉय करते हैं। सिटीजन कौन होते हैं? वह होते हैं सिटीजन्स, हम लोग उनसे कहते हैं जो कि हमारे संविधान में दिए हुए जितने भी दोस्तों, चाहे वो सिविल अधिकार हो चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, दोनों तरीके के अधिकारों का दोस्तों ये एंजॉय करते हैं। जहाँ पे जो एलियंस होते हैं उन्हें सबके सब अधिकार एंजॉय में नहीं है मिलते हैं। कुछ अधिकार को तो ये एंजॉय कर पाते हैं, कुछ अधिकारों को ये एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मैंने आपसे क्या बोला? कोई भी देश की जो जनता है वह 2 लोग मिलकर बनाते हैं, जिनमें हम एक को सिटीजन कहते हैं, नागरिक कहते हैं, दूसरे को एलियन यानी विदेशी कहते हैं। ये जो सिटीजन होते हैं यह हम देश की उस पॉपुलेशन से कहते हैं जो कि संविधान में दिए हुए सारे अधिकारों का एंजॉय लेते हैं, यानी कि ये सबके सब अधिकारों के प्राप्ति होते हैं, सबको ये प्राप्त करते हैं। लेकिन जो एलियंस यानी कि जो विदेशी होते हैं ये सबके सब अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन्हें कुछ अधिकार संविधान के प्राप्त होते हैं लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होते हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो इन्हें प्राप्त हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो प्राप्त नहीं हैं। मैंने आगे एक फ्लो चार्ट बना दिया, इसमें लिख दिया है कि कौन कौन से अधिकार ऐसे होते हैं
जो एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ और सिर्फ नागरिक को ही होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही होते हैं। तो चलो हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा लेक्चर को लेके अपने। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये मेरा आपसे वादा है। जितना मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा शायद ही दोस्तों आपको कहीं पर उतना समझ में आए। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी की टीचिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सब मास्टर है भैया, लेकिन यहाँ पे मेरा प्रयास ये है कि मैं दोस्तों आपकी ही उम्र से हूँ, तो आपकी क्या डिमांड है, किस तरीके से आप चीज़ों को आसानी से समझते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो सीधी सी बात है, एक यंग को यंगर ही समझ पाता है, तो मैं अच्छी तरीके जानता हूँ क्या आपको कितना डिलीवर करना है, तो उसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, इंडिया हैज़ टू काइंड्स ऑफ पीपल, भारत में दो तरीके के लोग होते हैं। इंडिया क्या मेरे भाई, जितनी भी मॉडर्न स्टेट आज के टाइम के ऊपर जितनी मॉडर्न स्टेट हैं, सबके अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, यानी कि दो तरीके की पॉपुलेशन होती है। एक यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सिटीजन, ये हमारी इंडियन कैपिटल है, यहाँ मैंने इनका फोटो इसलिए लगाया है, ये आप देख पा रहे होगे कहाँ के, ये भारत की हैं। ठीक है, तो हमने बोलेंगे इंडियन सिटीजन। दूसरा होता है एलियंस, आप यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे होगे बहुत सुंदरी एलियंस का। ठीक है, एलियंस वो होते हैं जिन्हें संविधान के दिए हुए सारे राइट्स प्राप्त नहीं होते हैं। एलियंस की बात की जाए तो हमने यहाँ पे इंडिया के लोगों को दो पार्ट में बांटा। एक पार्ट में हमने बोला कि सिटीजन, दूसरे में बोला एलियंस। इसी तरीके से जो एलियंस होते हैं उन्हें भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, एनिमी एलियंस और फ्रेंडली एलियंस। एनिमी एलियंस वो एलियंस होते हैं, यानी कि वह विदेशी होते हैं जिनके साथ हमारे मैत्री संबंध होते हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं। बात की जाए इस समय अमेरिका की, बात की जाए इस समय हमारे नेपाल की, श्रीलंका की, तो सारे हमारे फ्रेंडली एलियंस हैं, यानी कि ये वो विदेशी हैं जिनके साथ में हमारे आज के टाइम के ऊपर अच्छे संबंध हैं। तो ये किस लिस्ट में आएंगे, फ्रेंडली एलियंस में। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ भी है, जो नेपाल के पीएम हैं, इन्हें मैंने फ्रेंडली एलियंस में दिखाया हुआ है, यानी वो देश जिनके साथ में हमारे अच्छे संबंध होते हैं, उनके जो नागरिक होते हैं उन्हें हम लोग फ्रेंडली एलियंस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो हम इन्हें बोलते हैं दोस्तों विदेशी मित्र। दूसरे हाथ पे जो एनिमी एलियंस होते हैं, हम ऐसे नागरिकों को कहते हैं अपने भारत के अंदर जिनके साथ हमारे जो संबंध हैं, व्यवहारिक संबंध, वह हमारे देश के मतलब जो संबंध है हमारे उनके साथ में वह अच्छे नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं दुनिया का सबसे अमीर जो देश है उसके जो पीएम साहब हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमरान खान, इनके साथ में हमारे किस तरीके के संबंध हैं। ठीक है, चाइना के साथ में हमारे किस तरीके के संबंध हैं। तो यह जो संबंध होते हैं इन्हें हम लोग दोस्तों विदेशी, ये हमारे होते हैं विदेशी मित्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलियंस होते हैं विदेशी दो प्रकार के होते हैं। एक के लिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं विदेशी शत्रु, दूसरे को कहते हैं विदेशी मित्र। इंग्लिश में कहूँ तो एनिमी एलियंस और फ्रेंडली एलियंस। जो एनिमी एलियंस होते हैं यानी कि आपके विदेशी शत्रु, इन्हें दोस्तों हमारे भारत के अंदर कम राइट प्राप्त होते हैं, यानी कि इन्हें जो अधिकार दिए जाते हैं फ्रेंडली एलियंस के कंपैरिजन में वह कम दिए जाते हैं। जितने राइट्स फ्रेंडली एलियंस एंजॉय करते हैं भारत के अंदर, इतने जो राइट्स होते हैं वह एनिमी एलियंस एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसी के साथ आगे चलता हूँ। अब मैंने आपसे कहा था कि आपके मन में एक ऐसे जिज्ञासा उठ रही होगी, ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो कि हमारे देश के नागरिक ही उठा सकते हैं जो कि विदेशियों को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हमारे संविधान ने हमें प्राप्त किए हैं, ऐसे कौन से अधिकार हैं जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, और वह ऐसे विशेष अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिए जाते हैं, जो सिर्फ सिटीजन को ही दिए जाते हैं, एलियंस को नहीं दिए जाते हैं। ओके, देखो सबसे पहले अगर हम राइट की बात करें तो ये है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। टेंशन मत लेना, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब देखो यार, देखो बात समझने की है। यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, उसमें आप समझने की कोशिश करो। हिंदी में है कि इंग्लिश में है, ये बेकार की बातें हैं। ठीक है, जो इंग्लिश का बंदा है उसे दोस्तों हिंदी का पेपर देना है, जो हिंदी का है उसे इंग्लिश का पेपर देना है। तो आपको एटलीस्ट इतनी हिंदी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि आप लोग किसी की कही हुई बातों को समझ लें। और आपको अगर इतनी भी नहीं आती तो ना तो आप दोस्तों एसएससी के लायक हो, मैं समझता हूँ, ना आप यूपीएससी के लायक हो, ना आप पीसीएस के लायक हो। तो आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आप बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी दोनों समझ पाओ। यहाँ पर जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये बेसिक इंग्लिश बेसिक हिंदी में ही दे रहा हूँ। चलो, तो मैं आपसे बात कर रहा था ऐसे कौन से राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही प्राप्त होते हैं, एलियंस को प्राप्त नहीं होते हैं। सबसे पहला राइट है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखो
जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनके साथ में कोई भी रिलीजन के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, सेक्स यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ना कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं गया मान लीजिए दिल्ली, ठीक है, मैं हायर एजुकेशन के लिए कल के लिए मान लो दिल्ली गया। जब मैं दिल्ली गया तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, ठीक है। मेरा दोस्त आप मान लीजिए दोस्त होता है झारखंड का और मैं हूँ यूपी का, ठीक है। अब ये झारखंड का मेरा आप दोस्त मान लीजिए फेसबुक पे दोस्त बन गया, हमने दोनों ने बात की, चलो साथ में तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन की, चलो दिल्ली रूम ले लेते हैं। अब दिल्ली में जिस रूम पे गया उसने क्या किया, मुझे रूम नहीं दिया, झारखंड वाले को रूम दे दिया। तो इसे हम लोग कहेंगे दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ मुझे उसके आधार पे मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मान लीजिए कोई कल को कोई जॉब निकाले, ठीक है, गवर्नमेंट उसमें कहे कि मेरे को तो भैया बस हिंदू की आवश्यकता है, यहाँ पे मुस्लिम की आवश्यकता है यहाँ पे मेरे को नहीं है, या फिर सरकार कहे कि मुस्लिम की आवश्यकता है हिंदू की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, या फिर कास्ट के आधार पर भेदभाव हो कि आप गुप्ता हो आपको ये जॉब मिलेगी और आप बड़े ही हो तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। सेक्स के आधार पे हो कि आप मेल हो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप इस जॉब ये कर सकते हो, आप फीमेल हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ना इन ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी जो है वह डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता। हिंदी में बोलूँ तो धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, कास्ट यानी कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, सेक्स यानी कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान के आधार पर कोई भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। अगला है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कल के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट जो है बहन बहुत सारी नौकरियां निकाले तो वहाँ पर भी आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार का गवर्नमेंट जो है वो नहीं करेगी। गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि हमारे को चलो भैया लोकसभा के अंदर जो है वर्कर्स की नीड है, समझ रहे हो, तो हम यूपी का बंदा लेंगे बिहार का नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, सरकारी जो नौकरी होती है उनमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है, यानी कि सभी को वहाँ पे इक्वल तरीके से जॉब प्रोवाइड कराई जाती है। तीसरा है यहाँ पे लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। दूसरा जो है इसे हिंदी में कहेंगे लोक नियोजन, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होता है वहाँ पर समता का अधिकार होता है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी होती है, ठीक है। तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि मैं कहीं पर भी जो इंडिया के सिटीजन हैं उन्हें ये एक्सक्लूसिव राइट मिला हुआ है कि वो कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं पर भी जाके एसोसिएट इकट्ठे हो सकते हैं, कहीं पर भी असेंबली बना सकते हैं, कहीं मूवमेंट कर सकते हैं, कोई भी कहीं पर भी दोस्तों वह प्रोफेशन को अपने दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशल राइट है ये भी किसे मिला हुआ है, हमारे सिटीजन को मिला हुआ है, एलियंस के पास ये राइट नहीं होता है। हिंदी में कहूँ तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है, यानी कि यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वह सम्मेलन की स्वतंत्रता यानी कि एसोसिएशन, संघ की स्वतंत्रता यानी कि असेंबली, मूवमेंट यानी आपका संचरण, और रेसिडेंस आपका निवास, और जो प्रोफेशन होता है उसे हिंदी में कहते हैं व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रताएं होती हैं ये सिर्फ सिटीजन को दी जाती है, एलियंस के पास नहीं होती। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह भी सिर्फ सिटीजन को दिए जाते हैं, एलियंस के पास नहीं होते हैं। राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लोग जो एमपी और एमएलए के इलेक्शन में जो वोट देते हैं वह भी सिर्फ कौन दे सकते हैं, सिटीजन दे सकते हैं। एमपी और एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं उनमें वोट कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिटीजन ही वोट दे सकते हैं, एलियन वोट नहीं दे सकते। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आपको मेंबर बनना है पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेचर का तो वहाँ पे जो है वो एलियंस मेंबर नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ही मेंबर बन सकता है। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन ऑफिस, देखो बहुत सारे हमारे भारत में कुछ इंपॉर्टेंट पद होते हैं, जैसे बात किया राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्यों के राज्यपाल की, महान्यायवादी की एवं
अधिवक्ता की। ये जो जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्टें होती हैं यह सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दी जा सकती हैं, यह एलियंस को नहीं दी जाती हैं। बात की जाए इंग्लिश में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इंडियन सिटीजन से भी बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक ये हो सकता है कि वो नेचुरलाइजेशन कोई विदेशी हो, हमारे भारत के अंदर नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप एक्वायर कर ले। नेचुरलाइजेशन किससे कहते हैं, कैसे सिटीजनशिप उसमें एक्वायर की जाती है, सबका सब बताऊंगा। बस आप यहाँ पे एक चीज़ अभी के लिए याद रखो, 1 मिनट के लिए आगे वही चीज़ क्लियर कर दूंगा आपकी। हमारे यहाँ पे एक चीज़ खास ये है कि अगर कोई भी बंदा विदेश से आता है और उसे गवर्नमेंट जो है वह बना देती है यहाँ का सिटीजन। अब क्यों बना देती है आगे बात करेंगे। सिटीजन अगर वह बना देती है तो वह बंदा राष्ट्रपति बन सकता है, ये यहाँ पर एक्सेप्शन है, इसको आप लोग हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर है एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्टें मैंने आपको बताई, इन सारी इंपॉर्टेंट पोस्टें दोस्तों आपकी दी जा सकती है, सिटीजन को, एलियंस को नहीं दी जाएंगी। सिटीजन ऑल्सो हैव टू गिव सर्टेन ड्यूटी टुवर्ड द इंडियन स्टेट। देखो जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनको कुछ ड्यूटीज़ भी पे करनी पड़ती हैं जो कि विदेशी नहीं करते हैं। जैसे ड्यूटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे देखो टैक्स पे करना, यानी कि कर का भुगतान करना, राष्ट्रीय ध्वज का एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, यानी कि इंग्लिश में कहूँ तो दोस्तों जो राष्ट्रीय गान है अपना, यानी कि जो नेशनल एंथम है उसके प्रति रिस्पेक्ट शो करना, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके प्रति रिस्पेक्ट शो करना, और जो इंडिया है उसकी किसी वॉर के टाइम पे दोस्तों रक्षा करना। ये दोस्तों ड्यूटीज़ होती हैं जो सिर्फ पे करनी होती हैं एक इंडियन सिटीजन के लिए ही, एलियंस को पे नहीं करनी होती हैं। आई होप यहाँ मैंने आपको इन 8 हेडिंग्स में आपको मैंने ये दिखाया कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के ही पास हैं, एलियंस के पास नहीं हैं, यानी कि जो नागरिक के पास हैं और जो आपके हम कहें विदेशियों के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह बात अब क्लियर होनी चाहिए कि विदेशी जो हैं उनके पास कौन कौन से राइट है, कौन कौन से राइट नहीं है। आप बस इतना याद रखो, आपको स्क्रीन के ऊपर जितने भी राइट दिख रहे हैं बस इनका ही फ़र्क होता है विदेशी में और नागरिक में। जो नागरिक होता है उनके पास ये अधिकार होते हैं, विदेशियों के पास ये अधिकार नहीं होते हैं। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एलियंस एंड इंडियन सिटीजन या फिर सिंपल सिटीजन, तो आप कहोगे जिनके पास ये 8 अधिकार है वह सिटीजन है, जिसके पास ये 8 अधिकार नहीं है वह एलियन है। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल दोस्तों और नहीं किया जा सकता। अब है देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर मैं आपसे हिंदी में कहूँ तो हिंदी में दोस्तों है, हिंदी में कहेंगे संवैधानिक उपबंध। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपबंध। अब देखो सिटीजनशिप को लेके संवैधानिक उपबंध क्या है ये समझ लो बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी जो मैं तुम्हें 5 मिनट बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से मेरे साथ यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बात क्या है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब इसके आप लोग डीप स्टडी करेंगे या आप मेरे से आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दोस्तों ओनली एंड ओनली 26 जनवरी 1950 तक हम किसको सिटीजन कहेंगे और किसको सिटीजन नहीं कहेंगे इसकी ही व्याख्या की है। यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है उसमें बस यही बात बताई गई है कि 26 जनवरी 1950 से पहले कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। अब बात आती है कि 26 जनवरी 1950 के बाद ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन पर्सन भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा, या फिर किस तरीके से कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को अर्जित कर सकता है, या फिर किस तरीके से कोई बंदा अपनी नागरिकता को छोड़ सकता है। तो यह डिसाइड किया जाएगा फर्दर दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट के बाद। इंडियन पार्लियामेंट जो है हमारी वह से डिसाइड करेगी। तो यहाँ मैंने आपसे क्या कहा, 26 जनवरी 1950 तक जो संविधान जो है उसने यह बताया है कि कौन सा पर्सन जो है वह 26 जनवरी 1950 से पहले भारत का नागरिक होगा या कौन सा पर्सन भारत का नागरिक नहीं होगा। अब बात रही इसके बाद दोस्तों डिसाइड 26 जनवरी 1950 के बाद जो है ये डेट जो है बार बार लिख रहा हूँ, इस पे याद रखना दोस्तों, इसी डेट पे हमारा जो भारत का संविधान था वह लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो
सिटीजनशिप के संबंध में जो निर्णय लिए जाएंगे ये दोस्तों संविधान ने पूर्णतः छोड़ दिए हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर। यानी कि यह पार्लियामेंट का स्पेशल प्रिविलेज होगा कि वह सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में कोई भी लॉ इनेक्ट कर सकता है। ओके, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो आप लोग याद रखना। मैं अभी आपको जितने भी आर्टिकल्स पढ़ाने वाला हूँ 5 से लेके 9 तक, उनमें आपको यह पता लगेगा कि भारत का जो नागरिक है वह कौन होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन सारी की सारी बात करूंगा यहाँ मैं आपसे 26 जनवरी 1950। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि सर जी हम लोग आज कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन बंदा भारत का नागरिक है कि नहीं है। 2020 में कोई पर्सन अगर पैदा होता है भारत में, तुम कैसे पता करेंगे ये नागरिक है या नहीं है। या फिर कोई पर्सन हमारे यहाँ विदेश में रह रहा है, तो हम किस तरीके डिसाइड करेंगे कि उसका जो बच्चा है उसको भारत की नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारा का सारा डिसाइड किया जाता है हमारी इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। इसको डिसाइड करने के लिए जो इंडियन हमारी पार्लियामेंट है दोस्तों, उसने दोस्तों एक नागरिकता अधिनियम, इंग्लिश में कहूँ तो इंडियन सिटीजनशिप 1955 को दोस्तों इनेक्ट किया था, जिसका पर्पस बस यही है कि 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा उसको किस तरीके से डिसाइड करना है। 26 जनवरी 1950 से पहले कौन भारत का नागरिक होगा इसको डिसाइड संविधान करके गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बता दी। ओके, चलो, तो इतनी बातें जो मैंने आपको बताई इन्हें मैं आपको दिखा देता हूं एक बार अपनी पीपीटी के ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपसे पहले ही कह दिया जो हमारे भारत का जो संविधान है उसमें जो इंडियन सिटीजनशिप है ये पार्ट 2 में दी गई है। और यहाँ पे जो आर्टिकल जो इसे कवर करते हैं ये हैं 5 से 11। हिंदी में कहूँ तो संविधान इस भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक की नागरिकता प्रदान करता है। Only identify the person who becomes citizens of India as it commencement. Only identifies the person who becomes citizens of India as it commencement. तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं नागरिकता से रिलेटेड, ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस बात की पहचान करते हैं कि कमिटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं बहुत बार इस शब्द को बोलूँगा, कमिटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको जो डेट यहाँ पे समझनी है वह ये समझनी है। कमिटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में दोस्तों कहेंगे वह तिथि जिस दिन हमारे भारत का जो संविधान है वह दोस्तों लागू किया गया था। ठीक है, तो कमिटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ बोलूँगा, बहुत बार बोलूँगा आगे, तो आपको याद रखना है ये है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये बस ये आइडेंटिफाई करते हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले कौन भारत का नागरिक होगा। इट मीन्स इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप, अगर किसी पर्सन ने सिटीजनशिप एक्वायर कर रखी है इंडिया की, तो उसकी किस तरीके से सिटीजनशिप जा सकती है, और अगर किसी बंदे ने इंडियन सिटीजनशिप लूज करती है तो वह किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को किस तरीके से फिर से अर्जित कर सकता है। तो यह सिंगल बात भी दोस्तों जो है वो हमारे इन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में नहीं लिखी हुई। हिंदी में कहे तो इसका मतलब यह है कि यह नागरिकता के अधिग्रहण या हानि की समस्या से नहीं निपटता है। ओके, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर और एनी अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। यह क्या करता है, जो हमारे भारत की जो पार्लियामेंट है उसे इस बात की शक्ति देता है कि वह स्वयं डिसाइड करे कि उसको किसको सिटीजनशिप देनी है और किसको सिटीजनशिप नहीं देनी है, और भी जितने भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू सिटीजनशिप उनके बारे में जो निर्णय करे वह भी हमारी इंडियन पार्लियामेंट करेगी। यह संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड, ये इन्वेंटेड नहीं होगा, बहुत सॉरी दोस्तों, यहाँ पर होगा इनेक्टेड। क्या होगा यहाँ पे, इनेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इन्वेंटेड अगर हो तो हटा दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों इनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इनेक्टेड। तो दोस्तों इसी के अनुसार जो हमारा भारत का पार्लियामेंट है उसने 1955 का जो दोस्तों अधिनियम था वह बनाया था। ठीक है, जो अधिनियम बनाया गया था 1955 का नागरिकता, वह उसने इसी एक्सक्लूसिव राइट के चलते बनाया था। तद अनुसार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 का आविष्कार किया है। आविष्कार आप लोग बिल्कुल नहीं लिखेंगे, इसे आप लोग लिखेंगे कि अधिनियम 1955 जो है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, इसी
प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया। ठीक है, तो हिंदी में आप इसके लिए ये लिख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। हमारा लेक्चर हिंदी में भी चल रहा है और इंग्लिश में भी चल रहा है। अगर आपको ये लेक्चर दोस्तों पसंद आ रहा है तो बस आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ आपसे कुछ भी फीस लेने वाला हूँ नहीं, तो भाई बस इतना कर दीजिएगा। अगर आपको ये क्लास रियल में पसंद आ रही है तो बस आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखो इस दुनिया में ना यार फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप कुछ भी फ्री में लेने जाओगे ना तो इस दुनिया में नथिंग इज इन फ्री। ठीक है, रघुराम जी राजन जो हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर थे पहले, मुझे उनकी बहुत एक फेमस लाइन याद आ रही है। वो कहते हैं देयर इज़ नो मील इन फ्री। ठीक है, कुछ भी इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलता। आज जो आप सांस ले रहे हो इसके बदले में भी आपको ऑक्सीजन के जो प्लांट है ना वह लगाने पड़ते हैं आपको सांस लेने के लिए भी। ठीक है, अगर आपको आज पानी मिल रहा है तो इसके लिए भी आपको काफ़ी सारे सोर्सेज का अरेंजमेंट करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि जो मेरा लेक्चर्स की छोटी सी कीमत है और वो ये है कि अगर आपको दोस्तों लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसको ज़रूर से दोस्तों कर दें शेयर। और दोस्तों कोई अगर जो भी आपकी रिक्वायरी या जो कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। क्योंकि होता क्या है यार, देखो ये चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको करने मात्र लगते हैं 30 सेकंड, लेकिन हमें इन चीज़ों से दोस्तों बहुत ज़्यादा मिलता है मोटिवेशन। और ये जो मोटिवेशन होता है ये फिर हमें फर्दर गाइड करता है आपके लिए कुछ बेहतर करने का। ठीक है, ये हमारे को गाइड करता है कि हम आपके लिए फ्यूचर में भी कुछ बहुत ही बेहतर कर पाएँ। तो मेरी यहाँ पे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बंदा इस लेक्चर को देख रहा है इस समय पे, वो भैया ज़रूर से इस लेक्चर को शेयर कर दे। जो पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा हो उसके बारे में ज़रूर से मेरे को कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपनी वीडियो का जो फीडबैक है वह ले पाऊँ। कोई भी प्रॉब्लम, क्वारी, कोई परेशानी हो तो वह भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दे दे। चलो मैं चलूँगा आप आगे देखो क्या है। अब मैं सारे के सारे एक एक करके आपके साथ आर्टिकल डिस्कस करूंगा। देखो इंडियन सिटीजनशिप के जितने भी आर्टिकल थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं। ठीक है, थोड़े से कैसे हैं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं। आपको कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये टेढ़े मेढ़े जो आर्टिकल है ना वह भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। उसके लिए कतई कोई भी परेशानी की आवश्यकता आपको होनी नहीं चाहिए। कतई भी आपको जो है आपके जहन में परेशानी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो आर्टिकल 5 हम लोग समझ लेते हैं कि आर्टिकल 5 क्या है। देखो आर्टिकल 5 को अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ तो देखो सिंपल है। आर्टिकल 5 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 5 सिंपल हमसे कहता है कि जब हमारे भारत का संविधान बना, ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से डिसाइड करें कि कौन हमारे देश का सिटीजन है कौन नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ये डिसाइड करें कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है। हम क्यों डिसाइड करें, हमारे को उससे क्या फ़ायदा होगा। देखो फ़ायदा यार ये होता है ना, हम लोग अगर ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे देश का सिटीजन कौन है और कौन नहीं है, ठीक है, तो संविधान में जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हुए हैं जो कि सिर्फ सिटीजन के लिए ही हैं, तो उन्हें हम वो प्रिविलेज कैसे दे पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने यह पहचान की कि कौन हमारे भारत का सिटीजन है और कौन हमारे भारत का सिटीजन नहीं है। क्योंकि अगर हम यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है, तो हम लोगों ने जो भारत में जो हमारे फोर फादर्स हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान निर्माता हैं, उन्होंने बहुत सारे विशेष अधिकार ऐसे डाले हैं संविधान में जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही हैं, जो और लोगों के लिए नहीं हैं। तो हम लोग किस तरीके से यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम किस पर्सन को वो देने हैं किस पर्सन को नहीं देने हैं। चलो आर्टिकल 5 समझते हैं। एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो आर्टिकल 5 हमसे क्या कहता है, यहाँ पे आर्टिकल 5 कहता है कि देखते हैं कि कौन बंदा जो है वह सिटीजन होगा इंडिया का। ठीक है, तो आर्टिकल 5 क्या बात करता है, ये बात करता है कि कौन जो पर्सन है वह दोस्तों जो है वह नागरिक होगा हमारे भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वह आपसे आर्टिकल 5 बात करता है इस बारे में कि कौन भारत का नागरिक होगा। ये कहता है जब हमारे भारत का संविधान बना, एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक वर्ड है डोमिसाइल, इसको समझो ध्यान से, इसे कहते हैं मूल निवास। अब ये डोमिसाइल क्या होता है, देखो डोमिसाइल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने समय समय पे अलग अलग तरीक़े से विवेचना यानी अलग अलग तरीके से इस करा है एक्सप्लेन। अब इसका पूर्ण रूप से मतलब क्या है या समझिए। देखो डोमिसाइल का सिंपल से क्या मतलब होता है
एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरा मन है कि आगे मैं अपनी वहाँ ज़िंदगी गुजारूंगा। यानी मेरा एक ऐसा हाउस जहाँ पे मैं रह रहा हूँ और जहाँ पे मेरी इच्छा है मेरी पूरी लाइफ गुजारने की, उसे मैं कहूँगा अपना डोमिसाइल। इसका मतलब देखो, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, एक सिंपल एग्जांपल से, आज मान लीजिए मेरी जॉब लग जाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरी जॉब लगे, उसमें ऐसा कहा जाए कि आपको बस जॉब मिलेगी 5 साल के लिए। इसके बाद मुझे फिर से कहाँ आना पड़ेगा, भारत में। यानी कि जो मेरी ऑस्ट्रेलिया में जॉब लगी है, उस जॉब की जो अवधि है वह है मात्र 5 साल। अब जब इसकी अवधि पूरी हो जाएगी तो कॉमन सी बात है, मुझे कहाँ आना पड़ेगा, अपने घर पे आना पड़ेगा। तो जो घर पे आना पड़ेगा, अब जहाँ जो मेरे को रूम अलॉट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों, मैं उसे अपना डोमिसाइल नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ मेरी फ्यूचर में रहने की कोई भी इंटेंशन यानी कि कोई भी इच्छा नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हम लोग डोमिसाइल ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे हमारी पूरी जीवन बिताने की इच्छा है। यहाँ पे हमारी इंटेंशन है कि यहाँ पे हम अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर जाएंगे। अब मेरी अगर जॉब मान लीजिए लग जाए कल को कर्नाटक में, ठीक है, तो कर्नाटक में तो मैं अपनी पूरी लाइफ तो नहीं गुजारने वाला ना। जब तक मेरी जॉब है तब तक मैं कर्नाटक में रहूँगा, फिर क्या करूँगा, फिर भारत लौट आऊँगा। तो वहाँ मैं जो है अपनी पूरी की पूरी लाइफ दोस्तों बिताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो हम जो कर्नाटक है उसको हम लोग अपनी डोमिसाइल नहीं कह सकते। मैं सिर्फ डोमिसाइल उसे ही कहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बरेली में रहता हूँ तो मेरी डोमिसाइल क्या रहेगी, बरेली रहेगी। कल को मैं कर्नाटक जॉब करने चला जाऊँ तो मेरी जो डोमिसाइल है वह कर्नाटक नहीं होगी, क्योंकि मुझे उस जॉब को करने के बाद अल्टीमेट अपने घर पे तो लौट के आना ही आना है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ को और समझो, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। उस जजमेंट में कहा गया है कि किसी भी पर्सन की एक से ज़्यादा डोमिसाइल नहीं हो सकती। यानी कि कल को आप कहो कि साहब हम तो 6 महीने बिहार रहते हैं, 6 महीने यूपी रहते हैं, 6 महीने हमारा यूपी रहना होता है, 6 महीने हमारा बिहार रहना होता है, तो हमारे तो 2 डोमिसाइल हो गए। तो भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। वह कहता है प्रभु मात्र आपका एक ही डोमिसाइल होगा, वह होगा जहाँ पे आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने की इच्छा रख रहे होंगे। अब भैया चुन लो एक, चाहे वो यूपी चुन लो चाहे बिहार चुन लो, दोनों नहीं होंगे। तो देखो, हमने आर्टिकल 5 के अनुसार किसको सिटीजन चुना। अब देखो, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैड डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो, हमने 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले उस पर्सन के लिए अपना सिटीजन माना जिसका जो डोमिसाइल है वह कहाँ है, भारत के अंदर है, ठीक है। और वह जो नीचे दी गई 3 कंडीशंस हैं, उनमें से दोस्तों किसी एक कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। हिंदी में कहूँ तो एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 5 जो है उसने 26 जनवरी 1950 से पहले उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली नागरिकता दी जो लोग जो है जिनका एक डोमिसाइल था इंडिया के अंदर, और जो इन दी गई 3 में से एक शर्त के ऊपर खड़े उतरे। पहली शर्त क्या है, हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि भारत में जिसका घर है, मकान है, मढ़ैया है, उस पर्सन को हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया मान लेंगे अगर वह भारत में ही पैदा हुआ हो। दूसरा है आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर किसी पर्सन का घर है इंडिया में, दूसरा अगर उसके माता या फिर उसके पिताजी जो हैं वह भी भारत में पैदा हुए हैं, तो ऐसे पर्सन को भी हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया मान लेंगे। तीसरा है who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years preceding such commencement shall be a citizen of India। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है तीसरे पॉइंट में 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले यानी कि जो समय है वह है 5 वर्ष का। 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले जो लोग, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो लोग भारत के अंदर रह रहे हों अपने डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से, और जिनका क्या है अपना एक घर भी है भारत में, वह लोग भी सिटीजन ऑफ इंडिया ही कहलाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा, आर्टिकल 5 के अंदर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल 5 जो है वह ऐसे लोगों के लिए सिटीजनशिप ग्रांट करता है जिनका या तो जिनका एक घर होना चाहिए भारत के अंदर, और वह इन दी गई 3 जो नीचे कंडीशन है उनमें किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। पहली कंडीशन है कि वह भारत में पैदा हुए हों, दूसरी है कि उनके माता या पिता भारत में पैदा हुए, तीसरी है वह भारत में 5 साल से अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अब जो भी इंटरेस्ट हो, फैक्ट्री जो कुछ भी हो, उसकी वजह से भारत के अंदर रह रहे हों।
टेंशन की कोई बात नहीं है। इंग्लिश में है तो हिंदी में भी है। इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में अपना अधिवास रखता है, ठीक है, अब अधिवास रखता है और यहाँ 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, जो कि भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो या उनके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हों या फिर वह 5 साल से यहाँ पे रह रहा हो, ठीक है। तो चलो आपको ये चीज़ जो है ये आर्टिकल 5 समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को अपने एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है आपकी तो उसे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे हम इस समस्या को हल निकाल सकें। तो आपसे मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई इसे एक लाइक दे देना प्यारा सा, दूसरा दोस्तों से ज़रूर से कर देना शेयर, ठीक है। अगर आप लोग ये चीज़ें दोस्तों नहीं करोगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग भी डिमोटिवेट होंगे और इससे क्या होगा, इस डिमोटिवेशन का चैनल के ऊपर पूरा फ़र्क पड़ेगा। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों, आपसे मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से लाइक करो, जिससे जो है दोस्तों वह हम आपके लिए इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो जो है वो लाते रहें। तो चलो दोस्तों, जय हिंद। इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूँ।